हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स। हैव यू heard about what is slab? Basically, slab in civil engineering we refer is a flat, thick piece of solid material in which concrete is filling. Slab are used in construction of floors, walls, and countertops. Basically, slabs are the fundamental part of structural engineering. They are used to create roofs, floors, and ceilings. They support other buildings like column, walls, and beams. They provide a steel base for the building. So, in slab, uh, in design of slab, first of all, we study about effective span. What is effective span? Effective span, and we discuss in cases like case number one. Case number one is simply supported beams और स्लैब। दोनों केस में एक ही होता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि कैसा बनता होगा डायग्राम या कैसा आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं। ये हमारी हो गई डी डेप्थ, और इसके सेंटर से अगर इसके सेंटर तक हम डिस्टेंस लेंगे तो इसको बोलते हैं एल इफ़ेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव स्पैन। इसकी विड्थ होगी W, इसकी विड्थ होगी W, और इसका एज टू एज डिस्टेंस होगा, ये है क्लियर स्पैन L0। हमने स्टूडेंट पढ़ा, या LO बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी इफेक्टिव स्पैन कितनी होगी? एल इफेक्टिव इक्वल्स टू L0 प्लस W/2 अपॉन W/2। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक है? सपोज करो ये हमारी वॉल होगी और ये हमारा स्लैब ऊपर, दिस इज स्लैब। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वॉल के विड्थ को हाफ करके उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं कि वो उसकी इफेक्टिव स्पैन होगी। किसमें? सिंपली सपोर्टेड स्लैब में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और एक दूसरा भी है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये डी है, और हम बोल सकते हैं LO प्लस डी, इनमें से जो भी लेस होगा, यानी कि विच एवर इज़ लेस, उसी को हम कंसिडर करेंगे एज एल इफेक्टिव, दैट इज़ इफेक्टिव स्पैन। केस नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग केस है अगर हम इसको पढ़ें तो। दूसरा केस है कॉन्टीन्यूअस बीम और स्लैब। इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। हमारा केस 2 कंटिन्यूस बीम स्लैब है, बट इसके अंदर भी हम दो कंडीशन पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे सबको पता है कि हम अपना कौन सा कोड यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं IS 456-2000। सब इसकी रिकमेंडेशन पे ही चलता है हमारी RCC में। ओके, तो हमारी अगली कंडीशन 1, कंडीशन A, इसमें क्या है कि अगर हमारा विड्थ जो कि क्लियर स्पैन के 1/12 से कम हो या बराबर हो, और हमारी 600 mm से कम की विड्थ हो, तो हम इस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली अब मैं लिख देता हूँ कि W क्या है। W क्या है कि W है विड्थ ऑफ सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाया था। दिस इज़ आवर सपोर्ट। सपोर्ट बेसिकली हम बोल सकते हैं वॉल, कॉलम, एनीथिंग। ओके, तो इस केस में हमारी जो इफ़ेक्टिव स्पैन होगी वो क्या होगी? तो सबसे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम से शो कर देता हूँ कि कंटिन्यूस बीम या स्लैब कैसा होगा। तो इसको कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ये हमारे सपोर्ट्स हो गए और ये हमारी क्लियर स्पैन। इसको मान लेते हैं L0, इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लियर स्पैन्स हैं। तो इसको L02, ये हो गई हमारी L03, ये हो गया फिक्स सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा इफ़ेक्टिव होगा कंडीशन 1 के हिसाब से L इफ़ेक्टिव, इसको हम निकालते हैं L0 प्लस W/2 प्लस W/2 और L0 प्लस D, जो कि हमारी पहली वाली कंडीशन थी सिंपली सपोर्टेड वाली, वो सेम कंडीशन इसमें फॉलो हो जाएगी। अगर बस कंडीशन है, अगर हमारी विड्थ ऑफ सपोर्ट हमारी क्लियर स्पैन के 1/12 से कम या बराबर है और हमारी विड्थ ऑफ सपोर्ट 600 mm से भी कम है, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी कंडीशन 1 में रखते हुए हम इसको डिसाइड करेंगे कि हमारी L इफ़ेक्टिव कितना होगा। और इसमें भी सेम कंडीशन है, विच एवर इज़ लेस। कंडीशन 2, अगर भाई हमारी विड्थ ऑफ सपोर्ट ज़्यादा हो गई L0/12 से और 600 mm से, मतलब कोई भी इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा, ठीक है, विच इज़ मिनिमम, तो इस केस में हमारी L इफ़ेक्टिव क्या होगी। तो इसमें हमारे सपोर्ट में अब हमारा यूज़ होगा सपोर्ट का, कि हमारा फिक्स सपोर्ट है, हमारे दोनों सपोर्ट फिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यूज़ करें तो हमारा L इफ़ेक्टिव होगा L01। इफ़ बोथ सपोर्ट फिक्स्ड, अगर ये दोनों सपोर्ट हमारे फिक्स्ड हैं, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट अगर हमारा दोनों फिक्स्ड है, तो लाइक हमारी कंडीशन पहली वाली आ रही है, जैसे यहाँ पे हमें फिक्स सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें सपोर्ट फिक्स मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि W ये होगा विड्थ ऑफ सपोर्ट, गॉट इट। दूसरा अगर हम L इफ़ेक्टिव देखें अपना, तो हमारा L02, इसमें क्या है, हमारा इसमें एक सपोर्ट जो है, वन सपोर्ट कॉन्टीन्यूअस एंड अदर डिसकॉन्टीन्यूअस। तीसरा सपोर्ट हम इसमें देख सकते हैं, अगर हमारा एक ये जो लास्ट वाला एंड हमारा जो बच रहा है, जो हमारी स्पैन बच रही है L03, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में होगा L इफ़ेक्टिव इक्वल्स टू L03 प्लस W/2 और L03 प्लस D/2, विच एवर इज़ लेस। इसमें हो क्या रहा है कि एक एंड फिक्स है, वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड वन एंड इज़ फ्री, गॉट इट। तो ये हमारा केस बनता है कॉन्टीन्यूअस बीम एंड स्लैब। आप इसको दोबारा देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इमेज ड्रॉ करी है जिसमें हमने 3 स्पैन माने हैं, L01, L02, L03, विड्थ ऑफ सपोर्ट हमने W मानना है। इस केस में हमने L इफ़ेक्टिव निकालना है कि अगर हमारी कंडीशन बनेगी कि विड्थ ऑफ सपोर्ट अगर क्लियर स्पैन के 1/12 से कम हो या बराबर हो, तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, और अगर हमारी विड्थ ऑफ सपोर्ट अगर 600 mm से ज़्यादा है तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हो तो सिंपली हम ऐसी कंडीशन फॉलो करेंगे, गॉट इट। हमारा बनता है तीसरा केस, दैट इज़ केस नंबर 3, दैट इज़ कैंटिलीवर बीम और स्लैब।
इसके अगर मैं आपको डायग्राम शो करूँ तो ऐसा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट होगा और हमारा एक बीम ऐसे हैंग कर रहा होगा। तो इसमें अगर मैं आपको बता दूँ, अगर हम इसमें रेनफोर्समेंट करते हैं, किस साइड करते हैं, अपर साइड, अगर लोड डाउनवर्ड साइड है तो इसकी क्लियर स्पैन होगा L0, इसकी डेप्थ होगा D। ये बहुत इजी है, इसमें L इफेक्टिव लेने की सिंपल है, L0 प्लस D/2। इसको याद रखो। और जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा बीम और स्लैब कैसा है, एंड अकॉर्डिंग विच हम अपनी इफेक्टिव स्पैन को लेंगे। अगर हम एक एक्स्ट्रा केस इसमें पढ़ सकते हैं तो वो है केस नंबर 4, दैट इज़ फ्रेम्स। क्या आपको पता है कि फ्रेम्स कैसे होते हैं? फ्रेम्स आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़े होंगे। हम इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें, ये बनते हैं, ये कुछ इस तरह से फिक्स्ड होंगे। नाउ इसमें सिंपल है कि आप इससे सेंटर से लेके सेंटर तक अगर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो उसी को बोलते हैं एल इफेक्टिव, दैट इज़ इफेक्टिव स्पैन। तो कुछ क्राइटेरिया है, तो पहले हम उस क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं स्लैब्स में। वो क्राइटेरिया क्या है कि जो हम अपने स्लैब्स में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। लाइक अगर हम बात करें, नया टॉपिक डाल देते हैं, लाइक मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन स्लैब। तो हमारा जो एरिया है हम उसको डिनोट करते हैं AST, दैट इज़ AST। उसमें हम अगर लिख लेंगे मिनिमम तो कितना रिक्वायर्ड है, 0.15। भाई ये सब रटने वाली चीज़ है, ठीक है। 0.15% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया। इसमें भी दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, दिमाग हम लगाएंगे डिज़ाइनिंग में। फॉर माइल्ड स्टील दैट इज़ Fe250, जिसकी स्ट्रेंथ भले ही कम हो पर डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। सेकंड इज़ 0.12% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया इन केस ऑफ HYST स्टील, गॉट इट, दैट इज़ Fe415 500। ये होते हैं हमारे HYST स्टील। तो एक बार मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से हम अपनी रेनफोर्समेंट करते हैं स्लैब्स के अंदर। तो अगर मैं थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो लाइक ओके 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 ओके। तो आप समझ पा रहे हैं इसको कि मैं इसको थोड़ा साइड व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हमारी लॉन्गर स्पैन होगी। स्लैब में एक लॉन्गर स्पैन होती है और एक शॉर्टर स्पैन हम मानते हैं। सिंपली जो छोटी होगी वो शॉर्टर है, जो लंबी है वो बड़ी है। शॉर्ट स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन। तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होगी, बेसिकली हमारी दो तरह की रेनफोर्समेंट होती है। एक मेन रेनफोर्समेंट, हमारी दो रेनफोर्समेंट होती है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट स्लैब के केस में, और एक होती है मेन रेनफोर्समेंट। जैसे कि ये नाम से ही बता रही है कि एक मेन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खाली बिल्ड करने के लिए बुलाया गया उसको, ताकि हम अपने एरिया ऑफ स्टील को बढ़ा सकें अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट है वो हमारी बढ़ती है लॉन्गर स्पैन में। तो ये हमारी लॉन्गर स्पैन, तो इसके अलॉन्ग हम अपनी लॉन्गर जो स्पैन है उसके अलॉन्ग अपने डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट को रख देंगे। जो हमारी शॉर्टर स्पैन है उसमें हमारी आएगी मेन एनफोर्समेंट, दैट इज़ ये वाली हो गई हमारी मेन एनफोर्समेंट। और अगर मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँ तो ये छोटी वाली जो है ये ऊपर रहेंगी किसके, बड़ी वाली के, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के ऊपर रहेंगे। अगर यहाँ शो करना हो तो लाइक कैसे, ऑडिट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ कि लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग
हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। आपको बस ध्यान बना के रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते चलो और बस सारा कंसंट्रेशन यहीं पे। शॉर्टर स्पैन में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी मेन रेनफोर्समेंट को प्लेस करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात करें टोटल ग्रॉस एरिया की। टोटल ग्रॉस एरिया कितना होगा, दैट इज़ बी इंटू डी। अब हमारा बी क्या है, बी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्या, हमें मान के रखते हैं कि हमारा कितना है 1000 mm, दैट इज़ मिलीमीटर, दिस इज़ mm ऑलवेज। और डी आपकी डेप्थ हो जाएगी, दैट इज़ ये इट्स डी। जो यहाँ पे डी यूज़ करा गया वो ये है। और जो ये हम विड्थ मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको मानते हैं बी, और इसको हमेशा रखते हैं 1000 mm। तो हम अपनी कैलकुलेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, सिर्फ 1 मीटर को मान के हम उसकी कैलकुलेशन को निकाल रहे हैं। फॉर सपोज़ अगर हम अपनी कैलकुलेशन को 1 मीटर पे निकाल रहे हैं और हमें कोई बोले कि 7 मीटर का मेरे को स्लैब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ों में नॉर्मली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो अगर हम अपना फॉर्मूले थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम आ गए हैं कि हम अपने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ EST मिनिमम। ऊपर क्या लिखा था हमने, 0.5% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया। और मैंने अभी आपको बताया कि टोटल ग्रॉस एरिया कितना है, B इंटू डी। EST मिनिमम कितना हो जाएगा, 0.5% को कितना लिखेंगे अपॉन 100 इंटू हमारा ग्रॉस एरिया कितना था, B इंटू डी। बी को हम कितना रखेंगे 1000, क्योंकि हमारा वो तो फिक्स है, और डी को डी एज इट इज़ रख दो। 10 से 00, 2 0 ख़त्म, 1 0 इसको बनाएगी 1.5, यानी 1.5 डी इन माइल्ड स्टील के केस में। और EST मिनिमम कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 100 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू HYST। तो माइल्ड स्टील केस में EST जो मिनिमम होगा वो 1.5 डी होगा, और HYST केस में 1.2 डी होगा। एक क्राइटेरिया और है, एक क्राइटेरिया की और बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी कि मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होगा स्टील का। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब कितना होगा भाई। अरे भाई, मार्केट में इतने बार हैं, इतने डायमीटर के बार हैं, हमें कौन सा लेना है, या हम कौन सा डाल सकते हैं। ना तो वो इतना छोटा हो कि भाई बहुत ही छोटा हो गया, या ना तो इतना बड़ा हो कि भाई बहुत ही बड़ा हो गया। तो इसलिए IS कोड में एक रिकमेंडेशन बताता है, बोलता है कि 5 को डिनोट करते हैं जनरली डायमीटर के लिए। तो इसको लिखते हैं हम 5x को, कि जितनी भी टोटल थिकनेस होगी 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। हमारे स्लैब की जितनी भी थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, लाइक अगर हमारी थिकनेस, व्हाट इज़ थिकनेस, दिस इज़ थिकनेस D। अगर हमारी थिकनेस फॉर सपोज अगर वो 800 है, तो हमारा मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है बार का, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है 1/8 ऑफ 800 mm। सिंपल। अगर हम आपको दिखाएं, मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल D की वैल्यू है 80 mm, तो हमारा 5 मैक्सिमम कितना हो सकता है 1/8 इंटू 80, दैट इज़ 10 mm। भाई 10 mm का सरिया बोल दो, या फिर रॉड बोल दो, या फिर बार बोल दो, स्टील बार हम अपने यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम है ये, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। मतलब इससे छोटी ही स्टील रेनफोर्समेंट आप अपने स्लैब में यूज़ कर सकते हो, ये मैक्सिमम है। तो फॉर अगर ये 10 mm है, तो हम 8 mm यूज़ कर सकते हैं, 6 यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी नीचे मत चले आना, पता लगा सरिया कुछ बचा ही नहीं है, रस्सी बनी है। गॉट इट। अब हम पढ़ चुके हैं 2 क्राइटेरिया, सबसे पहले 3 क्राइटेरिया हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव स्पैन, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट,
तीसरा हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम डायमीटर कितना होना चाहिए एक स्लैब के अंदर। अब अगर हम पढ़ते हैं फोर्थ अपना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज़ फोर्थ क्राइटेरिया एंड दैट इज़ मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया। मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया या स्पेसिंग का क्या रोल है आरसीसी में? भाई स्पेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आरसीसी में, क्योंकि स्पेसिंग से हम अपने क्रैक विड्थ को कंट्रोल करते हैं अपने आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। गॉट इट? अगर हम अपने स्पेसिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी जो क्रैक विड्थ है वो बढ़ सकती है, जिस वजह से हमें अपने स्ट्रक्चर में क्रैक शो होंगे तो हमें लगेगा कि हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया है। गॉट इट? तो स्पेसिंग का क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास हम 2 रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मेन रेनफोर्समेंट। भाई रेनफोर्समेंट तो एक ही है, सारी यही है, बट हम उनको अलग अलग नाम दे रखा है क्योंकि उनके अलग अलग काम है। अब उनके अलग अलग काम है, इस वजह से उनको अलग अलग नाम मिले हैं। तो अगर आप ये याद करो, मेन रेनफोर्समेंट में सबसे पहला है 3D और 300 mm। ये सब मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, ये सब IS कोड में लिखा हुआ है, विच एवर इज़ लेस। पर IS कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि आप पढ़ोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे ये समझने में कि क्या बोल रहा है मेरे भाई तू। बट यहाँ पे मैं एकदम सिंपल वे में आपको लिख के बता रहा हूँ कि कैसे। और अगर हम स्पेसिंग निकालना भी चाहें तो स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 5π/4 × π² अपॉन AST टोटल इंटू 1000, जहाँ की एरिया ऑफ स्टील क्या है, टोटल एरिया ऑफ स्टील, और फाई क्या है, डाया ऑफ बार। गॉट इट? यहाँ से आप अपनी स्पेसिंग निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम अपनी स्पेसिंग निकालने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कहीं हमारी स्पेसिंग इनसे ज़्यादा तो नहीं आ रही है। जो भी इसकी सबसे ज़्यादा कम होगा, विच एवर इज़ लेस, जो इनमें से कम होगा उसको हम अपनी वैल्यू मान लेंगे फॉर स्पेसिंग। बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लिखते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए है 5D और 450 mm, विच एवर इज़ लेस। तो समझ गए होगा लेस क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो मेन रेनफोर्समेंट क्या कर रहा है? मेन रेनफोर्समेंट तो डक्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चर के अंदर। रेनफोर्समेंट का मेन काम होता है डक्टिलिटी प्रोवाइड करना। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या कर रहा है? ये हेल्प करता है हमारे स्ट्रक्चर में श्रिंकेज और टेम्परेचर स्ट्रेसेस को। क्योंकि क्या है कि हमारे स्ट्रक्चर जब बनेगा, उसमें कॉन्क्रीटिंग हो रही है, कॉन्क्रीटिंग होने के बाद उसमें कुछ श्रिंकेज आएंगी, कुछ टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी होंगे, क्योंकि जिस टाइम हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं उस टाइम जो टेम्परेचर है, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो उस वजह से उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जिसको ये हेल्प करेगा हमारा कौन? डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। हेल्प्स इन, अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो हेल्प्स इन श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस। गॉट इट? और अगर हम इसका एक और बेनिफिट याद करें तो मेरे को याद आ रहा है कि शायद ये यूज़ होता है डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने में। स्लैब्स में डिफ्लेक्शन रिड्यूस्ड इन स्लैब, किसकी मदद से? डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की वजह से। तो हमने बहुत 4 क्राइटेरिया कर लिए हैं। अगर हम 4 क्राइटेरिया समराइज करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमने करा था इफेक्टिव स्पैन, स्लैब की कैसे निकालनी है, जिसमें हमने 3 केस पढ़े थे, सिंपली सपोर्टेड, कॉन्टीन्यूस बीम, और तीसरा हमने पढ़ा था कैंटिलीवर बीम। उसके बाद हमने क्राइटेरिया पढ़ा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन स्लैब, जिसमें हमने 2 अलग अलग चीज़ें देखी कि माइल्ड स्टील में कितना होगा और HVAC बीम स्टील में कितना होगा। तीसरा हमने क्राइटेरिया पढ़ा मैक्सिमम डायमीटर इन स्लैब, जो बार का जो डायमीटर होगा वो मैक्सिमम कितना होगा। चौथा हमने क्राइटेरिया पढ़ा
मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया। मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया में हमने सबसे पहले पढ़ा मेन इन्फोर्समेंट का और दूसरा पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट का। ऑडिट, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अगला हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि हमने स्लैब्स के बारे में बहुत कुछ थोड़ा बहुत जान चुके हैं। हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि स्लैब्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स, बेसिकली हमने टाइप्स पढ़ने हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होगा वन वे स्लैब, दूसरा होगा टू वे स्लैब। दो ही होते हैं मेरे भाई, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। भाई स्लैब क्या है? देखो, बहुत शानदार तरीके से सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा एक स्लैब है। मान लो मैंने इसको यहाँ से फिक्स्ड कर रखा है। अगर मैं मान लूँ कि ये इसकी लॉन्गर साइड है, ये इसकी शॉर्टर साइड है, शॉर्टर स्पैन बोलेंगे इसको लॉन्गर स्पैन बोलेंगे। गॉट इट। अगर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इनके बस रेशो को डिस्कस करते हैं, किसके? वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। अगर इनका आप बिल्कुल बेसिक मीनिंग जानना चाहते हो तो वन वे स्लैब का मतलब है कि एक ऐसा स्लैब जिसको डिफ्लेक्शन या जिसको रेजिस्टेंस सिर्फ एक तरफ से मिल रहा है, मतलब उसकी मूवमेंट को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस या फिर जो उसको अपोज करने वाली चीज़ है वो सिर्फ एक जगह है, क्योंकि हमने उसको दो तरह से फिक्स कर रखा है। अब ये कैसे बेंड कर सकता है? ये ऐसे टकल कर सकता है, बीच में से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। जहाँ की हम अगर टू वे स्लैब की बात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम चारों तरफ से उसको फिक्स कर देंगे, चारों तरफ से उसको फिक्स कर देंगे। तो जो इसमें मैथमेटिकल वाला काम है पहले वो देख लेते हैं कि अगर हम देख लें कि Ly/Lx अगर हमारा 2 से बड़ा होगा तो उसको हम बोल देंगे वन वे स्लैब। ये हमारा मैथमेटिकल वाला अप्रोच है। जैसे कि हमारा टू वे स्लैब कैसा होगा? हमारा टू वे स्लैब कुछ इस प्रकार होगा। टू वे स्लैब अगर आपको देखना है तो आप अपने कमरे की छत को देख सकते हैं। हमारे कमरे की छत एक टू वे स्लैब है जिसके चारों साइड दीवार बनी हुई है, यानी कि चारों साइड से वो फिक्स्ड है। गॉट इट। ये बना शॉर्टर स्पैन, ये बना लॉन्गर स्पैन। अगर इसकी मैथमेटिकल अप्रोच देखनी है यानी कि Ly/Lx जो होना चाहिए वो 2 या 2 से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम बोल देंगे टू वे स्लैब। गॉट इट। प्राइमरी कंडीशन क्या है मेरे भाई? तुम इसको किसी बुक से भी पढ़ना बहुत कन्फ्यूजन होगा क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले अगर हम इसकी देखो, प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन है सपोर्टेड ऑन फॉर एजेस। भाई अगर चारों एजेस पे सपोर्टेड नहीं होगा ना तो वो टू वे स्लैब हो ही नहीं सकता, चाहे Ly/Lx 2 से कम ही क्यों ना आ जाना। अगर 2 से कम भी आ रहा है और वो स्लैब चारों एजेस से सपोर्टेड नहीं है, इसका साफ मतलब है कि वो टू वे स्लैब नहीं है, वो वन वे स्लैब में ही काउंट होगा। गॉट इट। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर आप इसको समझ जाओगे कि प्राइमरी कंडीशन क्या है तो हम ये समझ पाएंगे कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अब बेसिकली हमने मोस्टली याद करने वाली चीज़ या जो छोटी मोटी पढ़ने वाली चीज़ थी वो कवर कर ली है। इसके बाद हमारा बचता है मेन चीज़ कि हम अपने स्लैब को डिज़ाइन कैसे करेंगे और हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे। क्योंकि कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं, हमारा बेसिक आरसीसी में क्या है कि हम स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं कि वो फिजिबल हैं, क्या वो लोड लेने के लिए सक्षम है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। और हमें कोई बोलता है कि भाई मेरे घर में ये है बनाना है तो उसको बोलते हैं डिज़ाइनिंग, कि भाई हाँ ऐसे स्ट्रक्चर है, उसकी इतनी विड्थ होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए। उसको अगर हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ हम उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो हम कुछ देखेंगे यहाँ पे एनालिसिस एंड डिज़ाइन स्टेप्स। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एनालिसिस, पर सबसे पहले डिज़ाइन तो करना होगा ना। अगर हम डिज़ाइन ही नहीं करेंगे तो फिर एनालिसिस किसका करेंगे? गॉट इट। तो सबसे पहले हम करेंगे डिज़ाइन, उसके बाद करेंगे उसका एनालिसिस। गॉट इट।
तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, क्या दिखाना चाहूँ, तो जैसे कि मैंने बहुत बार अपनी छोटी मोटी ड्राइंग से समझाने की कोशिश करी है कि स्लैब क्या है, तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं इंसान। तो अगर मैं आपको वापस साइड व्यू दिखाऊँ, तो ये है हमारा कुछ साइड व्यू। भाई मेरी ड्राइंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। ओके, ये लो, कुछ तो बना ही दिया भाई मैंने, ठीक है। ये रहा LX और ये रहा LY, इसको इधर मानते हैं थोड़ा सा LY। ओके, ये रहा LY। अब हम एनालिसिस किसका करेंगे? हम एनालिसिस करेंगे ओनली 1 मीटर ऑफ टोटल स्लैब। गॉट इट? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारा बी है वो कितना रहेगा, वो सिर्फ 1 मीटर रहेगा, यानी कि मैं इसके विड्थ को मानने वाला हूँ सिर्फ 1 मीटर। तो मैं सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। गॉट इट? अगर मुझे अगला पार्ट भी लेना पड़े तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि मैं सिर्फ 1 मीटर का ही एनालिसिस कर रहा हूँ। तो एनालिसिस जो हम करेंगे वो सिर्फ 1 मीटर का करेंगे। गॉट इट? ये हम नहीं बोल रहे हैं, अगेन ये IS कोड बोल रहा है। शब्द शब्द बोल हम रहे हैं, पर शब्द IS कोड के ही हैं। गॉट इट? ये अगेन वो डायग्राम सिंपली सपोर्टेड वाला जो मैंने बताया था। बेसिकली ये जो सिंबल है ये वॉल का है। ये हमारा रेनफोर्समेंट होगा, ये इसकी डी डेप्थ होगी, ये विड्थ ऑफ सपोर्ट होगा। इतना तो आप समझ चुके होंगे। ये क्लियर स्पैन है L0, ये W होगा अगेन। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर क्या रिमेंबर करना है मेरे भाई? मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूँ, मिनिमम लिख रहा हूँ। मिनिमम नॉमिनल कवर इक्वल्स टू 20 mm। इसको याद कर लो। याद करने का मतलब है रट लो मेरे भाई। अब हम सबसे पहले करते हैं अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग में क्या है, सबसे पहले डिज़ाइन का अगर मैं यहाँ लिखूँ तो स्टेप नंबर 1, क्योंकि हम चलेंगे स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 क्या है? जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भाई अपनी कैलकुलेट करो, क्या इफ़ेक्टिव स्पैन, क्या कैलकुलेट करना है मेरे भाई? इफ़ेक्टिव स्पैन। चलो मैं कंडीशन ले लेता हूँ कि हमारा जो है स्ट्रक्चर वो सिंपली सपोर्टेड है। एस का मतलब सिंपली सपोर्टेड। तो इसके केस में इफ़ेक्टिव स्पैन क्या थी, बहुत जल्दी मेमोराइज़ करना है। ओके, हम इसको लिख सकते हैं L0 प्लस W/2 दैट इज़, और क्या था, एक और कंडीशन थी L0 प्लस D विच एवर इज़ लेस, गॉट इट? जो कि D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। गॉट इट? तो यहाँ पे वापस आ जाओ दोबारा से याद करने वाली चीज़ पे। याद करने वाली चीज़ क्या है मेरे भाई? याद करने वाली चीज़ है, हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चलते हैं। क्या एजम्पशन है भाई? एज्यूम D इक्वल्स टू स्पैन बाई A। हम स्पैन बाई एरिया का रेशो ले रहे हैं स्पैन टू की, हम एज्यूम करके चलते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट माइट बी चेंज, बट ए जो है ना, ये एरिया नहीं है, सॉरी ये मैं गलत बोल गया, ये ए है। नॉर्मली इसको हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि ए इक्वल्स टू स्पैन टू डेप्थ रेशो। ये एरिया नहीं है, सॉरी, स्पैन टू डेप्थ रेशो। स्पैन टू डेप्थ रेशो में क्या है, अगर हम इसको याद करें तो ए की वैल्यू क्या होगी, अगर 7 होगी, अगर 20 होगी, और लास्टली 26 होगी। 7 होगी तो हम इसको मानते हैं कैंटिलीवर है भाई हमारा बीम या स्लैब। इसको मानते हैं SS स्लैब। ये होता है कॉन्टिन्यूस स्लैब। गॉट इट?
अगर ए की वैल्यू हमारी 7 होगी तो कैंटिलीवर है, 20 होगी तो सिंपली सपोर्टेड है, और अगर ए होगी 26 होगी तो कॉन्टीन्यूस स्लैब है। स्टेप नंबर 2, दैट इज़ लोड कैलकुलेशन। देख रहे हो, ये स्टेप वाइज करना पड़ता है भाई, क्योंकि अगर स्टेप वाइज नहीं करोगे तो आपको जाना कहाँ है, आप उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। तो हमारे लोड भी कुछ होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, इम्पोज्ड लोड, राइट। तो सबसे पहले अगर हम डेड लोड निकालें, डेड लोड बेसिकली क्या है कि जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है उसका ग्रेविटी लोड को ही बोल सकते हैं हम डेड लोड। तो जो भी हम यहाँ पे लोड कंसिडर करेंगे, कंसिडर इन यूडीएल। यूडीएल इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे डीएल, दैट इज़ डेड लोड, स्ट्रक्चर का डेड लोड कितना होगा मेरे भाई, 25 इंटू डेप्थ इंटू 1, इसको हम लिखेंगे किलो न्यूटन पर मीटर। गॉट इट। 25 क्या है भाई, 25 जो है हमारी कंक्रीट की डेंसिटी को डिनोट करता है। गॉट इट। अगर हमारी डेंसिटी को डिनोट कर रहा है कौन, डी 25, वो हमारे आरसीसी का डेंसिटी डिनोट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा लोड निकालना है उसी साइड का मल्टीप्लाई करो। गॉट इट। जिस साइड का हमें जिस डायरेक्शन में लोड निकालना है, डेड लोड, उस साइड में मल्टीप्लाई करना होगा आपको। किसको किसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमने डेप्थ ली है। दूसरा पार्ट होगा हमारा लाइव लोड का। ये पहला था, ये दूसरा है। लाइव लोड हम अपने आप से कंसिडर नहीं करते हैं, हम इसको कहाँ से उठाते हैं, IS 875 पार्ट 2 से हम उठाते हैं लाइव लोड। बेसिकली हम इसको एज्यूम करते हैं 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। और अगर मुझे इसको किलो न्यूटन पर मीटर में करना है, क्योंकि मैंने यहाँ भी किलो न्यूटन पर मीटर में रखा है, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर कर सकते हैं हम इसको, और हमारा लोड यूटिल में आ जाएगा। तो LL हो जाएगा हमारा 3 किलो न्यूटन पर मीटर। गॉट इट। और भी हम लोड मान सकते हैं, लाइक फ्लोर फिनिशिंग, एक हम लोड मान सकते हैं कि ये जो हम फ्लोर्स पे टाइल्स वगैरह लगाएंगे या फिर मार्बल्स लगाते हैं तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, पर उतनी हम डेप्थ में कभी और जाएंगे। हम इसको यहीं लिख सकते हैं, टोटल लोड कितना हो गया हमारा, कैलकुलेट कर हम जो कर सकते हैं सबको ऐड कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं DL प्लस LL प्लस फिनिशिंग वाला भी लिख लेते हैं, चलो फ्लोर फिनिशिंग। तो जितना जो लोड है उसको हम ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने डिज़ाइनिंग में, हम बड़े महान हैं, हम सोचते हैं कि भाई डिज़ाइनिंग अगर 100 का आ रहा है, अगर लोड हमारा 100 किलो न्यूटन का आ रहा है, तो हम डिज़ाइन करते हैं कि चलो हम 150 के बारे में डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारी स्ट्रक्चर फेल ना हो। तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्ड लोड, कि हम अपने लोड की वैल्यू को बढ़ा के रख रहे हैं भाई। अगर हम अपने लोड की वैल्यू को बढ़ा के रख रहे हैं तो उसको बोल देंगे WU से डिनोट करेंगे, और ये होगा 1.5 W, यानी कि जितनी ये वैल्यू आएगी W की उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्टर्ड लोड। और इसी को हम बोलते हैं डिज़ाइन लोड, यानी कि जिसके लिए हम अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने वाले हैं। अब हमें लोड मिल गया, इफेक्टिव स्पैन मिल गया, तो हम बात किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई। स्टेप 3 हम देखते हैं कि मूवमेंट कितना आ रहा है मेरे भाई। कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो सबको फॉर्मूला याद होगा, पढ़ा होगा, W, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं UDL की, और UDL का होता है WL²/8। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे MU WU L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8, और इसकी वैल्यू देंगे हम किलो न्यूटन मीटर में। और ये हमारा किसका फॉर्मूला है, अगर किसी कंडीशन पर एज्यूम करा है, सिंपली सपोर्टेड का फॉर्मूला होता है WL²/8। अगर कैंटिलीवर का होगा तो कितना होगा, WL²/2। और कंटिन्यूस का अगर निकालना है
तो आपको IS कोड रेफ़र करना होगा, आपको IS कोड यूज़ करना होगा। अब हमने अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है, तो हम अब उसको निकालेंगे कि हमें जो डेप्थ चाहिए, हम अपने कितना डेप्थ का हमें बनाना है भाई स्लैब। ये डिज़ाइनिंग है ना, तो डिज़ाइनिंग में बताना पड़ेगा कि कितना डेप्थ का हम बना रहे हैं स्लैब। तो उसको निकालने के लिए हमें इसका यूज़ पड़ेगा किसका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। तो इसको हम निकालते हैं। अगला स्टेप नंबर 4, दैट इज़ एस्टिमेट द रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ। ओके, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको लिखता हूँ। तो हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अपना स्टेप नंबर 4, दैट इज़ एस्टिमेट द रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ। तो बचपन में अपने सब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर हम उसको MU लिमिट लिख दूँ, MU लिमिट मतलब मैक्सिमम वाला, तो इसको लिख सकते हैं QFCK BD²। अगर आपने बीम्स पढ़ा है तो बीम्स में भी आपने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो D को हम लिख सकते हैं यहाँ से, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इधर से उधर घुमा रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। MU लिमिट अपॉन QFCK B, इसको हम MU भी लिख सकते हैं नॉर्मल वाला। और यहाँ से हम अपना निकालेंगे D रिक्वायर्ड। भाई Q कितना है, Q की वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 1000 इंटू Q इंटू FCK। और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू अगर याद करो अपने बीम्स वाली यादें, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, B की वैल्यू कितनी है 1000 mm, और Q की वैल्यू कितनी है 0.148, 0.138, 0.133। किस किस के लिए है, FE250, FE415, FE500, ये है Q की वैल्यू। तो अब यहाँ से हमारे पास एक D आएगा, क्या आएगा, D। अगर हमारा D जो हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले एज्यूम करा था अपने स्टेप नंबर 1 में, जो हमारा D हमने एज्यूम करा था, जो माना था, अगर हमारा D हमारे D रिक्वायर्ड से ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ सेफ साइड। भाई सेफ खेल रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से। इफ़ D कम आया D रिक्वायर्ड से, भाई दोबारा करो यार, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा भाई, डेप्थ ही नहीं होगी तो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी उसमें, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो स्ट्रक्चर गया मेरे भाई। तो रिपीट कर दो भाई टोटल एनालिसिस, ठीक है। हमारा चौथा स्टेप जो है वो ख़त्म होता है, दैट इज़ एस्टिमेट द रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ। अगर हम अपना अगला स्टेप के बारे में बात करें, दैट इज़ स्टेप नंबर 5, एरिया ऑफ स्टील। हम अपना बेसिकली निकाल लें कि हमें कितनी स्टील चाहिए, और लिख सकते हैं कि डिज़ाइन स्टील की इतनी चाहिए, कुछ भी लिख लो यार, याद रहना चाहिए बस। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप याद कर पाएँ तो, AST, ये किसकी बात कर रहे हैं, मेन एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, गॉट इट। तो AST इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन F/1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU FCK BD² इंटू BD। भाई 4-5 बार रटोगे ना तो याद भी हो जाएगा, 2-3 बार लिख के देख लेना तो याद हो जाएगा आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर ये यूज़ नहीं करना है तो दूसरा यूज़ कर सकते हो। ये मैं मेन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मेन एनफोर्समेंट, दैट इज़ MU अपॉन 8.7 F/D माइनस 0.42 XU लिमिट। अगर आपने बीम्स में पढ़ा होगा तो बीम्स आपको ये पता होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, गॉट इट। अब हम अपने इसी में हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा रेनफोर्समेंट, अपनी स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं। स्पेसिंग मैंने क्या बताया था आपको मेन रेनफोर्समेंट में, कि 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 3D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी मिनिमम होगा उनसे
लेस रहनी चाहिए हमारी स्पेसिंग, विच एवर इज लेस, उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं देनी है। गॉट इट। चौथा हमारा स्टेप है, हमारे कितने स्टेप हो गए, 4 नंबर, 4 स्टेप हो गए हमारे। ओके, हम अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, दैट इज़ 4 स्टेप हो गए शायद हमारे, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेप 3, स्टेप 4, ओके 4 स्टेप हो गए। अगला स्टेप है हमारा, दैट इज स्टेप 5 एंड ये है डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। भाई मेन निकाल लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लो मेरे भाई। तो वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन को हम रखते हैं एकदम मिनिमम वाला, जो हमने मिनिमम का क्राइटेरिया देखा था 0.15 ऑफ BD% लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जितना मिनिमम है उतना हम डाल देते हैं, किस में, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में। गॉट इट। तो मैं अगेन वो सब नहीं लिख रहा हूँ कि ये एस टी मिनिमम कितना, ये केस था माइल्ड स्टील का और 0.12% कितना था, ये था HYSD का। गॉट इट, ये तुम्हें पता लग चुका है अब। तो और स्पेसिंग जो थी डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट की वो वैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट π/4 फाई का स्क्वायर अपॉन AST मिनिमम इंटू 1000। गॉट इट। डायमीटर जो होगा वो इक्वल भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है, किससे, मेन एनफोर्समेंट से, इक्वल और लेस देन मेन रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को ऐसे लिख सकते हैं R/F। और इसका मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया मैंने कितना बताया था कि 5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5D और 450 mm में जो भी लेस होगा उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम जो स्पेसिंग है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की। गॉट इट। तो यहाँ हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसके बारे में और भी थोड़ा पढ़ना चाहें तो और भी देख सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम जो हमने डिज़ाइन स्टेप्स करे उनको समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव स्पैन को एज्यूम करा, एज्यूम करने का केस बनाया हमने। यहाँ से ए पता करा 7, 20, 26। यहाँ से हमें अपनी एक डेप्थ को एज्यूम करेंगे, एक डेप्थ को एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है। स्पैन हमें पता होगा कि हमारे कितने लेंथ का स्पैन बनना है। यहाँ से हम अपनी एक डी को एज्यूम कर लेंगे। गॉट इट। उसके बाद हमने क्या करा, अपनी लोड की कैलकुलेशन करी, कितना हमारा DL बन रहा है। DL ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, डिज़ाइन लोड नहीं है, ये है डेड लोड। डेड लोड हमने कैलकुलेट करा 25 जो है डेंसिटी है किसकी, कंक्रीट की। इसमें हमने मल्टीप्लाई करी डेप्थ से, स्लैब की जो डेप्थ होगी, और इंटू 1 क्या है, 1 मीटर के लिए जो हम इसको बार बार डिज़ाइन कर रहे हैं वही 1 मीटर जो है स्लैब की विड्थ है। गॉट इट। यहाँ से हम अपना जितना भी डेड लोड है वो कैलकुलेट करेंगे, लाइव लोड को हम एज्यूम करेंगे या फिर जो 8575 पार्ट 2 में जो दे रखा होगा वहाँ से लेंगे, डेड लोड निकल जाएगा। बाकी जो दूसरे लोड अगर हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखे होंगे तो हम वो भी एज्यूम करेंगे और लेंगे उनको भी, और यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर देंगे। एक बार हमें अपना लोड मिल गया कि हमें किस लोड के लिए डिज़ाइन करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, तो हमें देखना है कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। भाई उस लोड की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हमें L इफेक्टिव हमें पता है, 8 हमें पता है, W की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे उठा के, हमारे पास आ जाएगा हमारा MU। उस MU को काउंटर करने के लिए हमें कितनी स्टील की ज़रूरत है मेरे भाई और कितनी डेप्थ की ज़रूरत है वो हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम उसको काउंटर ही नहीं करेंगे तो हमें हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो उसके लिए है हमारा स्टेप 4। तो हम यहाँ पे अपनी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से, MU की हेल्प से, क्योंकि हमें FC की पता है, B हमें पता है, D हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा कौन सा जो रॉड दे रखा है, जो स्टील बार दे रखा है, उस हिसाब से हम अपना Q की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे Q की वैल्यू रख के FC की हमें पता होगा और MU की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, तो हमारे यहाँ D रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि कितनी D की रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद हम अपने जो डी की वैल्यू हमारी आई है उससे हम चेक करेंगे, जो हमने एज्यूम करी थी कि हमारी डी रिक्वायरमेंट से हमारी डी की जो हमने एज्यूम करा था वो उससे ज़्यादा होगा तो हम सेफ साइड हैं। इतना भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके आसपास रहेगा तो अच्छा सही रहेगा। अगर हमारी डी की वैल्यू डी रिक्वायरमेंट से कम है तो उसको हम बोल देंगे कि अपने एनालिसिस को रिपीट कर लो मेरे भाई। गॉट इट। अब हमारी डेप्थ मिल गई, हमारी प्लेट हमें पहले पता है, तो स्टेप 5 होगा हमारे पास स्टील कितनी डालनी है भाई, डक्टिलिटी कितनी प्रोवाइड करनी है स्ट्रक्चर के अंदर। गॉट इट। तो AST जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले से 05.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU FCK BD स्क्वायर इंटू BD। ये आप देख लेना यहाँ से। दूसरा फॉर्मूला भी मैंने दे दिया है। ये है मेन इन्फोर्समेंट, जो फॉर्मूला निकालना है मेन इन्फोर्समेंट है। और हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट का भी डिज़ाइन कर लिया है कि कितनी हमें डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट की वैल्यू चाहिए। इसमें थोड़े से चेक्स हम प्रोवाइड और कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन चेक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ चेक्स होते हैं यहाँ पे, दैट इज़ डिफ्लेक्शन चेक। दूसरा हो सकता है हमारा चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। गॉट इट। तो इसमें हम बहुत सारे अलग अलग चेक्स कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन चेक और चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी एंड अदर दूसरे चेक्स भी डिस्कस कर सकते हैं और एनालिसिस भी इसका पार्ट कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कितना बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है। गॉट इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके, गॉट इट।